हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। और मेरे फन इन पाठशाला के शेरों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। बिना कॉपी पेन लिए अगर बैठोगे तो यहाँ की तौहीन करोगे, अपने पढ़ने की तौहीन करोगे। बिना पेन कॉपी लिए नहीं बैठना। हालांकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे, मस्त तरीके से। आईआईटी जेई नीट का फोड़ दोगे आप कोटा की बेस्ट बेस्ट फैकल्टी के साथ। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे यार टेंशन ही मत लो, आग लगा देंगे एकदम। जहां जहां एक्सपेरिमेंट की जरूरत होगी वहां एक्सपेरिमेंट भी कराए जाएंगे। आज जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर वोल्टेज फिजिक्स आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा एकदम दिलाना। उसमें बस फिजिक्स का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था कि आखिरकार फिजिक्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वहीं से बात चालू करते हुए, पहले चैप्टर में पहला ही क्लास है। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया टीचर्स आपको मिल रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो जबरदस्त तरीके से आप उनसे पढ़ते रहो। और अगर आपको ऐप के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए कि यहाँ पे हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लास 11th के जिस सेक्शन में आप मेरे को देख रहे हो उससे पहले आपका इंट्रो वीडियो होगा, एक इंट्रो वीडियो जिसमें हम फैकल्टीज का इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, हम यहाँ क्या क्या प्रोवाइड करेंगे वो सब बता चुके हैं। और मैं पूरा वादा कर रहा हूं कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी, ठीक है, वो बहुत मस्त होगा क्लास 11th के लिए। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी परफेक्ट होगा, जो आईआईटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं मुझे। और जो नीट के हैं वो तो यार अपना भाई भी समझो मेरे को, ठीक है, सभी भाई समझो, मजाक कर रहा हूं। मतलब परफेक्ट एकदम, उनके क्वेश्चंस की मैं अलग सीरीज लेके आ रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। व्हाट इज फिजिक्स आपने पढ़ लिया, इसका हमने वो छोटा सा डेफिनेशन देखा था, लिखा भी है सामने, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। यहां पे जब नियम की बात हो रही थी, यानी कि लॉस की बात हो रही थी, नियम, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही थी कि भैया ये फिजिक्स जो है क्या रात ही रात में बन गई थी? देखो, फिजिक्स से मोहब्बत करनी है तो फिजिक्स से ही चीजों को समझना पड़ेगा, है ना? तो एक बात बताओ, जब मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बता रहा था तब मैंने वहां जिक्र भी किया था कि जितना जो भी कुछ आप नेचर में देखते हो, उसे फील करते हो, महसूस करते हो, सब की सब फिजिक्स से इंटरलिंक है। लेकिन एक बात बताऊं, फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया जा सकता है अगर आपको कोई महसूस कराने वाला हो तो। जैसा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से महसूस कराने की। चलो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे देखो, लॉस की बात हो रही है। जैसे कि सबसे पहले गैलीलियो आए थे, उन्होंने इनर्शिया के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी न्यूटन आए ना, उन्होंने उसमें इंप्रूवमेंट किया और अपने लॉ दिए। यानी कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसकी ऑब्जर्वेशन करके किताबों में लिख देना, एक वही तो लॉ है। यही तो बताया था मैंने। तो उन्होंने अपने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिए, उसमें मोशन के बारे में समझाया। समझाया कि नहीं? गैलीलियो ने भी समझाया था। ऐसे ही धीरे 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 फिजिक्स को इंप्रूव किया गया और आज जो फिजिक्स है अपनी, बहुत ही ज्यादा मस्त है। मतलब 2023 में ना फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल तक बिल्डअप हो गई है। ठीक है, तो लॉस का मतलब क्या है? जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो इवेंट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनको हमने नोट कर लिया। जैसे कि ये क्रिकेट का ग्राउंड है ना, यहां महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन तुम्हारी चार फ्रेंड, तुम्हारी नहीं, कहीं यूएफओ से उड़ के चार दोस्त आ रही हैं, पुष्पा, चंपा, चमेली, कावेरी। ठीक है, ये चार फ्रेंड आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भी नहीं है। ये सैटेलाइट बोल रहा हूं, ये यूएफओ से आ रही है ना। यूएफओ से आने के बाद इन्होंने पहली बार देखा कि यार ये ग्राउंड में कुछ चल रहा है, और इन्हें दिखा, पहली चीज जो इन्हें दिखी वो ये दिखी कि यहाँ पे जो टोटल प्लेयर है ग्राउंड में वो 13 प्लेयर हैं। कितने? 13 प्लेयर्स हैं। अच्छा, तो इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया ये ग्राउंड है गोल सा, यहाँ पे 13 प्लेयर एक बार में खेलते हैं। 13 कैसे भाई साहब? 11 तो किसी और जर्सी में थे, यानी कि उनका कलर कुछ और था कपड़ों का, और दो जो एक बैटिंग कर रहा था, एक रनिंग की साइड पे खड़ा हुआ था, ठीक है, उनका कुछ और कलर था। तब वो ये समझे कि ये दो किसी और टीम से हैं और ये 11 किसी और टीम से हैं।
चंपा ने पुष्पा से बोला नोट करो नोट करो, इसमें 11 जुए किसी और टीम के हैं, 2 किसी और टीम के हैं। फिर इन्होंने एनालाइज किया, जो किसी और 11 टीम के प्लेयर नहीं, और किसी टीम के प्लेयर हैं 11, वो कुछ ग्राउंड्स में खड़े हुए हैं, एक बॉलिंग करा रहा है। तो उसने कहा ये जो खेल चल रहा है यहां पर एक प्लेयर बॉलिंग कराएगा, तो ये लॉ हो गया, क्रिकेट का लॉ, एक प्लेयर यहां पे बॉलिंग कराएगा, ये लॉ हो गया। जैसे ही 2-4 घंटे उसने ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि एम्पायर ये वाली उंगली उठा रहा है। तो जैसे ही एम्पायर ने ये वाली उंगली उठाई तो कावेरी बोली देख देख देख, एम्पायर की इस उंगली का मतलब ये है कि एक को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि ये आउट हो गई। तो उसने लिखा कि चलो चलो कावेरी सही कह रही है, यहाँ पे लिख लो अगर कोई बाहर गया आउट, और एम्पायर का ये उंगली उठाने का इशारा है। ऐसे करके 10-15 दिन उन्होंने पूरा मैच देखा, ऑब्जर्व किया, इवेंट्स ऑब्जर्व किए, यहाँ क्या चल रहा है, और फिर पूरी की पूरी एक कुंडली बना दी। तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लॉ बना दिए, है ना, क्रिकेट के नियम बना दिए, समझ रहे हो ना। तो इवेंट्स के ऑब्जर्वेशंस को ही हम लॉ कहते हैं। सेम ऐसे ही आइंस्टीन नहीं, न्यूटन की बात करते हैं, जो उन्होंने 3 लॉ दिए। उन्होंने क्या किया, यूनिवर्स में कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे, उन्हें ऑब्जर्व किया और फिर लॉ की फॉर्म में मेंटेन किया। अब फिजिक्स में होता क्या है, किसी चीज को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्ला बर्फी जलेबी, उसमें से एक चीज है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं। यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक होती है क्वांटिटी जिससे आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, एक होती है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कुछ मात्रा, मतलब चीजों को मेजर करने के लिए नंबर्स की बात हो रही होगी यहाँ, या फिर कुछ ऐसी यूनिट्स की बात हो रही होगी जहां पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है, क्वालिटी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं क्या होता है। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर हो सकती है, एंड आर यूज्ड टू एनालाइज फिजिकल इवेंट इन द यूनिवर्स। ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर हो सकती है और जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिवर्स में जो चल रहा है उसे एनालाइज करने के लिए। एनालाइज फिजिकल इवेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती है वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अभी मैंने देखा मेरे रूम में टेबल है, यूनिवर्स में ही आती है ना ये रूम, बाहर तो नहीं है, उसमें टेबल पड़ी है। मैं चाहता हूं इस टेबल की लंबाई निकालना, तो मैंने क्या मेजर किया, लेंथ। तो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर LENGTH, लेंथ क्या हुई, पहली फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भैया मैं पहले बहुत छोटा था, यानी कि मेरी हाइट छोटी थी, छोटा ही हूंगा ना 5-6 साल पहले। हाँ भाई, मैं 16-17 साल का हूँ उस टाइम, तो जब मैं छोटा ही हूँगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी हाइट बढ़ रही है, हाइट भी मेजर लेंथ में करते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि लंबाई यहाँ पे मेन फैक्टर है और लेंथ ही है वो एक तरीके से, ठीक है। मेरा वजन नापा गया तो वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी निकली। वजन का मतलब क्या हुआ, मास बोल देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, वजन नहीं, छोड़ो, मास या फिर वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, मास। तीसरा, जब मैं चलता हूं तो मैं ये पाता हूं कि कुछ समय चलने में मुझे लग जाता है, तो समय क्या है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी। टाइम, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि मेजर हो सकती हैं और यूज होती हैं फिजिकल इवेंट को एनालाइज करने के लिए। तो कुछ एग्जांपल मैंने यहां लिख दिए हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जो कि यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, जिनको मेजर नहीं किया जाता है, नॉट मेजर्ड क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता, वो क्वांटिटी ये है। अब जैसे कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, मान लो तुम्हारी मेहरारू है, मेहरारू नहीं मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें प्यार कर रही है, क्या बताती है, 10 किलोग्राम प्यार कर रही हूं, 10 लीटर प्यार कर रही हूं,
10 मीटर प्यार कर रही हूं क्या? बिल्कुल नहीं। प्यार, गुस्सा, फीलिंग्स हैं ये, इनको मेजर नहीं किया जा सकता, इन्हें सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आप मुझे कितना प्यार करती हो? तो उन्होंने बोला बहुत 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 प्यार करती हूं मैं तुझे। तो यहाँ बहुत का जो मतलब है वो क्या निकला? तो फिर मैंने कही मुझे समझ में नहीं आया बहुत का मतलब क्या है यहाँ। पापा बगल में बैठे थे, हंसते हुए बोली पापा से तो ज्यादा ही प्यार करती हूँ। तब ये क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया यहाँ। पापा बोलते हैं मम्मी झूठ बोल रही है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई यूनिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, सब लोग एक कंपैरेटिव चीजों से देख सकते हैं, है ना। तो ये नॉट मेजरेबल चीज है, इनको नापा नहीं जा सकता है, बस फील किया जा सकता है। कौन कितना गुस्सा कर रहा है, कौन कितना रौद्र रूप में है इस टाइम, है ना। आगे चलो, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। लव, एंगर, ठीक है, और एनी फीलिंग्स जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। अब आगे देखो यूनिट। अब एक बात बताओ, जो फिजिकल क्वांटिटीज बताई मैंने, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लेंथ, है ना, अभी मैंने आपको बताया मास, अभी मैंने आपको बताया टाइम, इनको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट। यूनिट क्या होता है भाई साहब, देखो, इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी अगेंस्ट विच मेजरमेंट इज डन। ये जो है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब जैसे कि मेरे को लंबाई नापनी है, तो मैं उसे मीटर में नाप सकता हूं, सेंटीमीटर में नाप सकता हूं, इंच में नाप सकता हूं, फुट में नाप सकता हूं। तो ये सब क्या है, यूनिट। देखो, कोई भी चीज लिखनी है, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूं 10 किलोग्राम, ये क्या है, मास। देखो चीजें बहुत सिंपल लगेंगी आपको, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, सिंपल से टफ की ओर जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आनंदमय हो जाओगे आप, है ना। तो बिना देरी किए यहाँ मास कितना है, 10 किलोग्राम। तो 10 क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड, किलोग्राम क्या है एक्चुअल में, यूनिट। तो इसी चीज को हम यूनिट बोल देते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा यूनिट की डेफिनेशन, बस आपको फील होना चाहिए पूरा का पूरा कि यूनिट यहाँ पे है क्या, ठीक है। देखो, ये यूनिट ना बहुत टाइम में बन रही है, पहले, बहुत पहले, जब मान लो फिजिक्स की चर्चा होती नहीं थी मार्केट में, तब वो लंबाई कैसे नापते थे। जैसे टेलर के पास कोई कपड़ा लेने गया और टेलर से बोला भाई साहब कपड़ा दो ना, तो टेलर पूछता था कितना तो उस समय बताते थे कि ऐसा करो 10 हाथ कपड़ा दे दो। कितना दे दो, 10 हाथ। तो टेलर 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 8 10, ऐसे अपने हाथों को काउंट करके कपड़ा दे दिया। अब भाई साहब एक बात बताओ, कोई टेलर लंबा है, कोई टेलर नाटा है, उनके हाथ तो अलग अलग होंगे ना। किसी के हाथ ज्यादा कपड़ा दे देंगे, किसी के 10 हाथ कम कपड़ा दे देंगे। तो इसका मतलब क्या समझे, वहां पे घपला है, वहां पे हम जो हाथ, लंबाई की यूनिट वहां पे हाथी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एक ऐसी यूनिट हो गई जो कि वेरिएबल यूनिट है। कैसी है, वेरिएबल, बदल रही है बार बार। टेलर बदला तो यूनिट बदली। तो धीरे धीरे इस चीज पर विचार किया गया, क्योंकि कस्टमर को कभी फायदा भी हो जाता था, कभी कभी घाटा भी हो जाता था। भाई किसी का हाथ लंबा, किसी का हाथ छोटा। तो सोचा ये गया कि ऐसा करते हैं, पूरी टीम बनाते हैं, एक राजा है अपना, उस राजा का माप ले लेते हैं, पैर का नाप ले लेते हैं। तो उस राजा के पैर का नाप ले लिया उन्होंने, उसको बोल दिया फुट। तब से वो कहने लगे अब जो है कपड़ा फुट में मेजर होगा ठीक है, तो ऐसे ही कहानी बनती गई, फुट में मेजर होगा। भाई राजा भी ना कभी कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, मर जाएगा, दूसरा राजा आएगा, क्या उसका पैर नापोगे दोबारा से? इंडिया का, इंडिया में राजा की पैर की लंबाई अलग है, जर्मनी में कुछ और है, ठीक है। तो यहां पे बड़ा चक्कर था मेजरमेंट का, पर धीरे धीरे सुधार किया गया, तब ये यूनिट्स लेके आए। ये एक हिस्ट्री है, बताऊंगा कैसे लाए। तो लेंथ को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, इंच हो गया, फिट हो गया, बहुत सारी। मास को मेजर करने के भी किलोग्राम, ठीक है, ग्राम, मिलीग्राम, बहुत सारी यूनिट होती है। टाइम को आवर्स, सेकंड, मिनट, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। आगे देखो,
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की बात करते हैं। अभी मैंने राजा की कहानी सुनाई ना आपको, उसी कहानी से सोचो। यूनिट की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमेशा ये होगी कि यूनिट जो है इनवेरिएबल होनी चाहिए। यूनिट जो है इनवेरिएबल, बदले नहीं कभी। भाई ऐसी यूनिटी क्या जो हर जगह बदल जाए? राजा का पैर, टेलर के हाथ की लंबाई इनवेरिएबल कहां थी? वेरिएबल थी, वो बदल जाती थी। उसमें कस्टमर को कभी घाटा हो जाता था, कभी कस्टमर को फायदा हो सकता था। सही बात है कि नहीं है ना? और दूसरी है अवेलेबल। यूनिट हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। मान लो किसी टेलर का हाथ है, किसी का हाथ ही नहीं है, तो वो किससे मेजर करेगा? पैर से मेजर करेगा क्या? तो अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। अभी आपको लेंथ मेजर करनी है, इंची टेप ही नहीं है आपके पास, है ना? अब सड़क को मेजर करना है तो उसे इंची टेप से थोड़ी ही मेजर करोगे यार। उसे मेजर करने का तरीका कुछ और होगा। बहुत लंबी सड़क है, इंची टेप कहां से लाओगे इतना लंबा? है ऐसी तैसी हो जाएगी। साला कौन मेजर कर पाएगा इतनी लंबी सड़क को? मैं कह रहा हूं 50 किलोमीटर की सड़क है लगभग, मुझे नहीं पता, एक्यूरेट मेजर करो, किससे करोगे? नहीं मेजर कर पाओ, है ना? उसके तरीके अलग हैं। तो इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अपने पास। इन वेरिएबल, समझ में आया? आगे चलते हैं। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको, एकदम टकाटक समझ में आ रहा है, एकदम टकाटक। हाँ, अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है? यहां पर 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिए गए हैं। पहला सिस्टम है अपना एमकेएस सिस्टम। क्या बोलेंगे दोस्त? एमकेएस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है पता है? मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। यानी कि लेंथ को मीटर में, ये क्या है? लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, है ना? टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एमकेएस सिस्टम में 3 सिस्टम है यूनिट के। चौथा भी बताऊंगा, चौथा भी है एक इंपॉर्टेंट। एमकेएस के बाद आता है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये आपको याद करना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर। देखो जैसे लेंथ मीटर में मेजर होती है, ऐसी लेंथ को यहां पर सेंटीमीटर में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, किलोग्राम नहीं है यहां पे, क्या है? ग्राम। यहां पे क्या है? ग्राम। ओके, अच्छा, एस फॉर सेकेंड। यहाँ पर टाइम तो यही रहेगा, सेकंड में ही मेजर होगा। ठीक है, समझ में आया प्यारे? अब देखो, तीसरा है, ऑरेंज पेन से लिखते हैं, एमकेएस, सीजीएस, और अब आएगा आपका एफपीएस। एफपीएस सिस्टम याद करनी है भाई साहब, ये सिंपल है बहुत। एफ फॉर हो गया फुट, यानी कि लेंथ किस में मेजर होगी? फुट में। राजा की पैर की लंबाई फुट में मेजर, मैंने बताया अभी कहानी। तो लेंथ किस में मेजर होगी? यहाँ फुट में। ठीक है, शॉर्ट में से एफटी लिख देते हैं। अच्छा, वेट किस में मेजर होगा? यहाँ पे पी फॉर पाउंड, यहाँ पे लिख लो, पी फॉर हो जाएगा प्यारे पाउंड, है ना? और एस फॉर फिर से सेकंड, यानी कि एस से रिप्रेजेंट। तो ये 3 सिस्टम है इंपोर्टेंट, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एक और सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, बताऊंगा अभी आगे, ये पहले याद कर लो। याद हो गए? एमकेएस में क्या? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकंड। अच्छा, दुनिया वाले ये भी पूछ लेते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो आप भी बता दोगे 1000 ग्राम, बता दोगे ना? अच्छा, दुनिया वाले फिर ये भी पूछेंगे कि हमें ये भी बता दो 1 मीटर में कितने ग्राम, वो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आप ये बता देते हो। दुनिया वाले बड़े हरामी है, वो पूछेंगे 1 पाउंड में बताओ कितने किलोग्राम, या फिर 1 पाउंड में बताओ कितने ग्राम। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 453 ग्राम के आसपास होते हैं 1 पाउंड में, है ना? कितने? 453 ग्राम के आसपास। अगर कोई किलोग्राम में पूछे तो कहना 0.453 ग्राम। ये बस याद कर लो, आती है काम, पड़ जाती है यूनिट कन्वर्जन में। ठीक है,
तो ये तीनों सिस्टम है, सिस्टम ऑफ यूनिट, याद हो गया। आगे चलो, अब देखो मेन जो है सबसे वो है एसआई यूनिट। इसका जो मतलब होता है वो है सिस्टम, या फिर इसे ऐसे पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल में अगर बताऊं तो जैसे कि मैंने कहा यहां पे मुझे आटे का कट्टा मेजर करना है। आटे का जो कट्टा है वो कितने ग्राम का है, आप बोलोगे 50 किलोग्राम का, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जब वही आटे का कट्टा खरीदोगे ना तो वहां शायद किलोग्राम में नहीं पाउंड में मिलेगा। यानी कि समझ रहे हो, यहां किलोग्राम यूनिट है वहां पाउंड है। सेम, चलो इस एग्जांपल को छोड़ो, आप इंडिया में देखो कितनी डाइवर्सिटी है। हरियाणा में जाओ, पूछो क्यों भाई लड़के तेरे पे कितने बीघा खेत है तो बोलेगा मेरे पास 10 किल्ले है। किल्ले, यहाँ पे जो लोकल यूनिट हो गई वो क्या होगी, किल्ले, है ना। यूपी में आओ, क्यों भाई कितने बीघा खेत है, वो बताएगा सर मेरे पास 25 बीघा खेत है ना, मेरे पास 25 बीघा। यहाँ पे यूनिट हो गई बीघा। अंग्रेजों से जाके पूछो तो वो हेक्टेयर में बताएंगे। यानी कि यार हर जगह जो है खेती की या किसी भी चीज की यूनिट जो है अलग अलग होती है। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान थे यार। मतलब चलो इंडिया में तो चल जाता है कि हरियाणा के लोग हैं, कुछ वहां पे उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो वो बता देते हैं कि यार यहाँ पे 1 किल्ले का मतलब इतने बीघा होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपनी स्टेट की बात है, अपने इंडिया की बात है, भाईचारे में सारी चीजें शेयर हो जाती हैं। लेकिन यार अंग्रेजों को दिक्कत आ रही थी ना, और भी लोग हैं जैसे कि अमेरिका के हैं, नाइजीरिया के हैं इन्हें बड़ी दिक्कत आती थी, बिजनेस नहीं हो पाते थे यार, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि मेजर कैसे करेंगे चीज को, है ना। क्योंकि यहां पे बोलो कि भाई साहब आप 5 पाउंड सोना ले लो, वो कहते थे व्हाट इज पाउंड, मतलब इंडिया वाले कहते थे पाउंड बताओ तो दो यार, 5 पाउंड का मतलब कितनी चीज, कितने, ठीक है। तो एक एग्जांपल से ही समझाता हूं, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो कि फॉरेन में मैं गया, या कोई भी गया फॉरेन में, ठीक है। मैंने कहा मेरा दोस्त है कल्लू, किससे कहा मैंने, फॉरेन में जाके स्विंगिस हिंग की लड़की टैक्सी से कहा कि भाई मेरा दोस्त है कल्लू, उस पर 55 बीघा खेत है, शादी करोगी क्या। तो वो कह रही व्हाट इज बीघा, आई डोंट नो, टेल मी द एक्यूरेट प्रॉपर्टी इन माई लैंग्वेज। अब वो कहती है हेक्टेयर में बताओ, क्योंकि उसके हेक्टेयर चलते हैं। मैं कहता मुझे तो पता ही नहीं हेक्टेयर क्या है। तो वो कहती है चलो यार कोई बात नहीं, अपना सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है ना, वो मीटर स्क्वायर में बोलता है कि वो मीटर स्क्वायर होती है एरिया की यूनिट, है ना, मीटर स्क्वायर में बता दो। तो मैं कहूंगा हाँ ये मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ये हर जगह चलती है, ये मुझे पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि पूरे इंटरनेशनल में जो व्यापार होता है वो इन्हीं यूनिट्स में हो जाता है, इसीलिए इन्हें बेस यूनिट बोला जाता है। बेस यूनिट का मतलब है अगर कोई दिक्कत आई तो इन्हीं यूनिट्स के थ्रू कन्वर्जन कर लेंगे। जब भी आप आंसर निकालते हो तो ऐसा यूनिट में आंसर निकालते हो मेरे प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो कुल मिला के मैं इतना कहना चाह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है ये अपना पूरा विश्व में यूनिट्स में बात करने का, यानी कि या फिर ये कह लो ये बेस यूनिट्स हो जाती हैं। इसकी एक फ्रांस में मीटिंग हुई थी, वहां पे बहुत सारे बुद्धिजीवी साइंटिस्ट लोग पहुंचे, उन्होंने कहा कि हर चीज की, हर फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसी यूनिट बनाओ जो कि लोग समझ सकें और उन्हीं से कन्वर्जन जो है आसानी से हो सके, यूनिट्स में कन्वर्जन, ठीक है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो है चेंज हो सके। अब देखो, तो ऐसा यूनिट की जब बात हुई तो लेंथ की ऐसा यूनिट बोली उन्होंने, LENGTH, लेंथ की ऐसा यूनिट हो गई मीटर, ठीक है। अच्छा, मास की किलोग्राम, ओके, टाइम की बोले तो सेकंड, बहुत सारी चीजों की यूनिट बता दी उन्होंने, ठीक है। तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट बता दी उन्होंने टोटल। अभी बताऊंगा ये फंडामेंटल क्या भला है, बताऊंगा, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, आ जाओ। हाँ। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअली होती क्या है, ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। पहले ही बता रहा हूं, फंडामेंटल का मतलब है
ये है तो सब है, अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। समझ रहे हो ना? यूनिवर्स बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत क्वांटिटीज में मिलेंगी, लेकिन उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको फील करने के लिए हमें मिनिमम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या कहीं पर भी पढ़ाई करने के लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होना बहुत जरूरी है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या बोला है? इन दिस सेट ऑल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इस सेट में सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि जैसे कि मैंने पहली फंडामेंटल क्वांटिटी लिखी, मान लो मास, दूसरी लिखी लेंथ, तीसरी लिखी मैंने टाइम। तो मास का मतलब है भैया वेट मेजर करना किसी भी चीज का। वेट तो एक्चुअली में फोर्स के टाइप में पहुंच जाएगा। मास का मतलब समझ रहे हो, भार, है ना? लेंथ का मतलब लंबाई मेजर करना। अब लंबाई का समय से क्या मतलब? टाइम सेकंड में मेजर होता है, लंबाई जो है मीटर इंच में मेजर होती है। समझ रहे हो ना? तो टाइम का लेंथ से कोई संबंध है क्या? नहीं ना। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि इस ब्रेंच की लंबाई 50 सेकंड है। सेकंड थोड़ी बोलूंगा यार, है ना? ये तो टाइम की यूनिट हो गई। और ना मैं ये कह सकता है इस ब्रेंच की लंबाई 50 है। 50 क्या, ये तो नंबर है, ये तो कोई यूनिट ही नहीं है। 50 का मतलब क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड। उसकी लंबाई बताएगा कौन? उसकी यूनिट, है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं कुछ, वो 7 होती हैं, वो याद होना बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है, अभी याद कराऊंगा। तो लेंथ, टाइम की यूनिट जो होती है सेकंड होती है, आप सबको पता चल गया। अब यहां पे देखो सेकंड पॉइंट क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। ऑल अदर क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑल अदर क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि ये 7 होना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं बनेगा। अगर ये 7 हैं तो बहुत सारी इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके बहुत सारी क्वांटिटीज को ड्राइव किया जा सकता है। जैसे कि मेरे प्यारे मित्र, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी जानते हो? छोड़ो, वेलोसिटी तो पता ही होगा। स्पीड, स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको? है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली में ये लेंथ ही तो है। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ठीक है, तो ये एक और क्वांटिटी हो गई जिसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड क्वांटिटी। किसके इस्तेमाल से बनी? फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली लेंथ इस्तेमाल हो गई यहाँ पे, डिस्टेंस को लंबाई में ही तो मेजर करते हैं ना ब्रो, तो डिस्टेंस में। टाइम क्या है यहाँ पे? सेकंड। यानी कि कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिनमें से मैंने 3 लिखी है, अभी 7 लिखने वाला हूं। तो उन 3 का ही इस्तेमाल करके देखो मैंने ये स्पीड, नई फंडामेंटल नहीं बोलेंगे इसे, नई क्वांटिटी ड्राइव कर दी, है ना? जिसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ओके, और क्वांटिटी का नाम क्या है यहाँ पे? तरीके से स्पीड। ठीक है, चलो अब मैं आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखाता हूं फटाफट से। आगे देखो, ऐसा यूनिट समझ गए हो आप? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा दिया मैंने, छोड़ो ये नहीं लिखा रहा। चलो, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मैं एक पूरा चार्ट बना रहा हूं यहाँ पे, और वो पूरी की पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दर्शा रहा हूं, है ना? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ही है, फंडामेंटल का मतलब कुछ अलग नहीं है तो ये फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन ये फंडामेंटल है, इनका होना बहुत जरूरी है। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं टोटल। कितनी है? 7। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इनके मैं सिंबल भी लिखूंगा और यहां मैं इनकी एसआई यूनिट भी लिखूंगा। एसआई यूनिट, ये चार्ट बना लो और याद कर लेना मेरे साथ आज ही, अभी तुरंत। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, दूसरी है लेंथ, लाइन से याद कर लेना, तीसरी है टाइम, चौथी है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है आपकी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे मैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी लिख दे रहा हूं इसको। ठीक है, छठवीं है टेम्परेचर। इनके बिना मतलब ये होना बहुत जरूरी है, इनका होना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम
नहीं बनेगा। टेम्परेचर। सेवेंथ है आपकी कौन सी रह गई है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अब देखो ये 7 क्वांटिटीज हैं, इनके सिंबल देखो। मास का जो सिंबल होता है वो होता है एम। ओके, लेंथ का जो सिंबल होता है वो होता है एल। टाइम का जो सिंबल होता है वो होता है टी। इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है आई। ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है एक तरीके से टीडी। अभी बताऊंगा क्यों। टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह, है ना। ठीक है, चलो थीटा से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है आपका मोल, MOL। देखो मेरे प्यारे मित्र, तो मेरे साथ बोलो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को या फिर फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बोलो मास, लेंथ, टाइम। हाँ, रिपीट करो। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ये सातों याद होनी चाहिए आपको। इनके सिंबल ही हैं। ऐसा यूनिट मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम में। लेंथ को मीटर में। टाइम को सेकंड में। और सबकी ऐसा यूनिट लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे हम एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर होती है इसकी ऐसा यूनिट। एक लड़के ने मेरे से पूछा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट की जगह चार्ज क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रिक करंट हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी में रख लिया, इसकी जगह हमने चार्ज क्यों नहीं रखा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इसका जवाब जरूर खोजना। उस टाइम जब 2 साल पहले मैं पढ़ा रहा था तब पूछा था मेरे से किसी ने, तब शायद मैं इसका एक बेहतरीन रीजन नहीं जानता था और मैंने उससे कहा कि सॉरी, अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तब इसका परफेक्ट रीजन बताऊंगा। लेकिन अब तो मेरे को पता है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अगली क्लास में मैं बताऊंगा जरूर। सोचना इसके बारे में। अब देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कैंडला। क्या होती है? कैंडला। देखो मेरे जीवन में इतना टाइम हो गया मुझे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, है ना, इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो काम है वो एक्चुअल में मुझे अभी तक ज्यादा पढ़ा नहीं। एक आध जगह ही देखा है। एक तो यहाँ पे देखा है मैंने इसे, और एक दो जगह केमिस्ट्री में कभी देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो, टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो केल्विन होती है। वैसे तो बहुत सारी ऐसा यूनिट होती है, लेकिन जो नहीं, ऐसा यूनिट तो एक ही होती है। वैसे बहुत सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि सेल्सियस और भी कई यूनिट होती है। ये लेकिन केल्विन होती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। देखो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो मोल ही है। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम MOL से। ओके, ठीक है। तो बेसिक यूनिट समझ में आया? सबको समझ में आया मेरे प्यारे मित्र? ओके, तो ये बेसिक फिजिकल चार्ट ये पूरा याद होना चाहिए। ऐसा यूनिट भी याद होनी चाहिए, सिंबल भी याद होनी चाहिए। आगे कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं, यूनिट्स क्या, क्वांटिटीज ही बोलो, उनकी यूनिट्स भी होंगी। ठीक है, तो मैं वो पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहली है आपकी एंगल, दूसरी है आपकी सॉलिड एंगल। ओ माय गॉड, ये एंगल क्या होता है? अले ले 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 मेरे मुन्ना, आपने पढ़ा नहीं? ये जैसा कि ये थीटा एंगल है, ये कोई आर्क है, पढ़ा होगा ना? इसी को तो एंगल बोलते हैं। अरे यार, मैथमेटिक्स में पूरी जिंदगी एंगल पढ़ा होगा, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। ये एंगल है। एक्चुअली में ये जो लंबाई होती है, यहां से यहां तक की जो लंबाई होती है, इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क। और इसको बोलते हैं रेडियस, है ना। फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पूरी 11th और 12th में साथ नहीं छोड़ेगा आपका। तो मेरी भी यही दुआ है कि याद कर लिया जाए। ओके, स्टार मार्क कर लो। तो ये एंगल होती है। अब इसकी कोई ऐसा यूनिट पूछे तो क्या बोलोगे, या फिर यूनिट पूछे? ठीक है, सिंपल यूनिट पूछे तो एंगल की देखो, डिग्री भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना। यूनिट में तो बहुत सारी हो गई, डिग्री हो गई, रेडियन हो गई। तो यहाँ पे जो एंगल की यूनिट होती है वो रेडियन हो जाती है। ओके,
और इसका जो सिंबल होता है ना ब्रो, बेसिक यूनिट रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो हो जाता है RAD। अब जो सॉलिड एंगल होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टेरेडियन से। इसका स्टेरेडियन जो है यूनिट का नाम होता है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम करते हैं SR से। किससे? SR से। अब ये सॉलिड एंगल क्या वाला है भैया, ये भी बता दो। तो देखो एंगल को रेडियन, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर ऊपर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी यूनिट, है ना, बेसिक यूनिट, और ये हो गया सिंबल इसका या फिर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एंगल तो समझ में आ गया आपको, सॉलिड एंगल समझाता हूँ बेहतरीन तरीके से। वो कहाँ है यार, टोपा, टोपा चाहिए इसके लिए। हाँ टोपा नहीं दिख रहा यार ये टोपा मिल गया मेरे को तो देखो सॉलिड एंगल समझते हैं। अब जैसे कि मान लो ये एक स्पेयर का पार्ट है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये पूरा गोल है 3D में। अब देखो अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट से मैं कुछ एंगल पर देखूं, इधर इधर इतना हिस्सा, तो उस वो कितने एंगल में बन रहा है, अभी रुको मैं बना के ही दिखा दे रहा हूं। देखो ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन है अपने पास, है ना, ये फिल करते हैं वाइट पेन से। ओए होए, ऐसे नहीं फिल करते, इसके फ्रेम को फिल करते हैं, है ना। ये एक स्पेयर है, चारों तरफ फैला हुआ है, समझ रहे हो? एक सेकंड, अभी नहीं समझोगे। चारों तरफ फैला हुआ है, ये इसका सेंटर है। अब अगर मैं इसके सेंटर से कुछ ऐसे इस तरीके से एंगल लूं थीटा, है ना, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है एक पूरा का पूरा कैप टाइप का निकलेगा। यानी कि ये जो पोर्शन है वो कैसा निकलेगा, कैप टाइप का, ऐसा निकलेगा। यानी कि कुल मिला के मैंने इसके सेंटर से इसका ये जो सेंटर है यहां से इतना हिस्सा ले लिया है ना। तो ये जो टोपा टोपा है ना इसका ऊपर वाला, ये थीटा एंगल, देखो ये जो थीटा एंगल है यही है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्पेयर 3D में बन रहा है, उसके सेंटर से अगर हम कुछ एंगल लें तो उसके सरफेस पे वो कितना हिस्सा कट रहा है उसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, तो वही एक तरीके से दर्शाता है हमें सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल बहुत जगह इस्तेमाल होता है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। और एक और बात बता दूं, देखो जब हम एक पूरा सर्कल बना लेते हैं तो जो एंगल इसका होता है वो कितना होता है, घूम के ऐसे 360 डिग्री, आप सबने पढ़ा होगा, है ना। यानी कि अगर हम इसे रेडियन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 पाई, है ना। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड एंगल का टोटल एंगल देखें, कितना टोटल सॉलिड एंगल, तो वो कितना होता है 4 पाई। कितना होगा 4 पाई, 360 ऐसे 360 ऐसे, ठीक है, यानी कि 2 पाई ऐसे 2 पाई ऐसे, तो 4 पाई हो जाएगा। और ये टोटल एंगल कितना हो गया सिर्फ इस सर्कल का, वो हो गया आपका 2 पाई। ओके, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं, नीचे कुछ गिर गया था। अब एक बात बताओ, इसका जो सॉलिड एंगल है वो कैसे, इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं आपको, जब यूज होगा तब बता देंगे। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, ये तो हो गया इसका आर्क, ठीक है, तो ये हो गया आर्क, और यहां जो होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉलिड एंगल। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे ये बहुत जगह काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी काम आता है कहीं कहीं, तो बहुत सारी जगह जब यूज होगा इसका तब बताते जाएंगे। अभी बस आपको डिटेल में दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ही है, काफ़ी है ना। तो यहाँ पे लिख लो सॉलिड एंगल का आर्क अपॉन रेडियस। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में हम बहुत कुछ चर्चा करने वाले हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।